क्षेत्र की रहने वाली है। इन दोनों की अनोखी प्रेम कहानी चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि संध्या कुमारी और रूबी कुमारी ने उत्तर प्रदेश के विंध्याचल देवी मां के मंदिर में शादी रचाई है। ये दोनों महिलाएं आपस में शादी रचा ली और इसमें दिलचस्प पहलू यही है कि इनमें से एक महिला संध्या देवी पहले से शादीशुदा भी है। इनके 2 बच्चे भी हैं, जबकि दूसरी महिला रूबी कुमारी अविवाहित थी। 15 दिन पहले रूबी और संध्या में नजदीकियां बढ़ी और इन दोनों ने शादी कर ली। इस शादी में खास बात यह है कि संध्या देवी खुद को पत्नी और रूबी कुमारी को पति के रूप में स्वीकार किया है। सामने देखिए थोड़ा। हम लोग वीडियो बनाते थे तो 15 दिन से डांस करके हाँ हम लोग वीडियो बनाते थे साथ में डांस करके और न जाने कैसे प्यार हो गया तो हम लोग डिसीजन लिए तो हम लोग गए विंध्याचल घूमने तो हम लोग शादी कर लिए अटभुजी में। मधेपुरा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर खुद की कानून के सामने सरेंडर कर दिया। आखिर क्या थी इस खौफनाक वारदात की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। रिश्तों का कत्ल, भरोसे का दफ्न, प्यार बना मौत का कारण। कभी 7 फेरों का वादा, कभी 7 जीने मरने की कस्में, लेकिन मधेपुरा में एक पति ने इन सभी रिश्तों को एक झटके में दफना दिया। ये कहानी है उस भरोसे की जो बांसबाड़ी की मिट्टी में दफन हो गया। एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसके शव को बांसबाड़ी में गड्ढा खोदकर दफना दिया। आकर सो रहे थे तभी रात को 12 बजे घटना हुआ और कुछ दूरी पर एक किलोमीटर दूरी पर मम्मी को काट बांसबाड़ी में गाड़ दिया। पत्नी त्रिफुला जो अपने पति सुरेश ऋषिदेव के साथ जीवन बिताने की ख्वाहिश रखती थी, उसी पति के हाथों एक पल की गुस्से में या शक की आग में उसकी जान चली गई। फिर क्या, पति ने ठंडे दिल से शव को उठाया और बांसबाड़ी में निकलती हुई हवाओं और झूमते बांस के बीच अपनी पत्नी को दफना दिया। सोचिए, जिस हाथ ने मांग में सिंदूर भरा था उसी हाथ ने जीवन की लकीर मिटा दी। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच कभी छिपता नहीं। वारदात के बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंचा और अपने जुर्म को कबूल कर लिया। बात को गौर किए तो पापा से पूछा तो कितना कहने पर तब बोला अपने आप की हम मार दिए हैं और पूछे तो हाँ बोले काट दिए और आराम दे दिए हैं। तब हम लोग तो इधर उधर ढूंढने चले गए थे, तब आए तब उधर देखे मम्मी को वहाँ पे गाड़ दी। एक और परिवार टूट गया। एक माँ, एक बेटी, एक बहू, सब कुछ खत्म। बच्चे अब किसके सहारे जिएंगे? माँ की याद में रोते रहेंगे और पिता जेल की 4 दीवारी में पछताएगा। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक रिश्ते की हत्या है, ये भरोसे का खून है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पति अपनी ही पत्नी का कातिल बन बैठा? क्या ये गुस्से का उबाल था या रिश्तों में जहर घुल चुका था? लोग को पता है कि जब 8 बज गया ना तो बोला कि आज त्रिपुल देवी का मौत हो गया। कैसे मौत हो गया? तो बोला जो उसका पति ने मार दिया। कैसे मार दिया? तो लड़ाई झगड़ा हुआ था और तो पता नहीं है। जो कौन तो यही कहना चाहते हैं जो कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलना चाहिए कि फिर दूसरे जगह दूसरे बहू बेटी को ऐसे ना करे। मधेपुरा की ये घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्ते जब टूटते हैं तो सिर्फ दिल नहीं, जिंदगी भी खत्म हो जाती है। काश इंसान को ये समझ आ जाए कि रिश्ते निभाने के लिए ताकत चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं। बहुत सारी वजह हैं और उन वजहों से दूरी रिश्तों में बहुत जरूरी। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से श्रीकांत राय की रिपोर्ट। देखिए, बाढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। महिला की गोली मारकर हत्या की गई है। घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी महिला। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। घर के एक सदस्य की पहले भी हत्या हो चुकी है। अथमल गोला थाना के मेवरा की यह घटना बताई जा रही है। देखिए, बाढ़ का मामला है। महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी महिला। जमीन विवाद में हत्या की आशंका है। घर के एक सदस्य की पहले भी हत्या हो चुकी है। अतमल गोला थाना के मेउरा की ये घटना है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जमीन विवाद, और इस जमीन विवाद में हत्या की आशंका है। गांव का मामला, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग आक्रोशित हैं। पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ये मामला आया। पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी दिखाई दी। घर के बाहर महिला को, जब महिला झाड़ू लगा रही थी उस वक्त बताया जा रहा है कि हत्या की गई है, और बताया जा रहा है कि घर के एक सदस्य की पहले भी हत्या हो चुकी है, और वो भी शायद जमीन विवाद में ही। तो अतमल गोला थाना के मेउरा की ये घटना है, और इस मामले को लेकर पुलिस से यही गुहार लगाई जा रही है कि दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाए और जो भी दोषी हैं उनको छोड़ा ना जाए। ना हाँ हुआ, 3 बार हुआ था। कौन मतलब गोली मारा? इस लोग ज्यादा जी, उसको बेटा भूषण ज्यादा जी। हाँ, पूर्व में भी यही लोग गोली चलाए थे। अरे इसी घर में आया, अभी ने बाउल खोल करके सुबह एकदम जी 4 बज के बाउल खोल करके, उसके बाद में ये पर्दा से आ रही थी, कुल्ले का अलग करके थी से कल पर से बेचारी आई थे झाड़ू लेने के तो लिए। पूर्व में भी हत्या हुआ है इस घर में? हाँ। औरंगाबाद सदर अस्पताल में मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में पैसों की अवैध वसूली का खेल खेला जा रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाला कर्मी का नाम उमेश राम है, जो लोगों से खुलेआम पैसे लेता नजर आ रहा है। सदर अस्पताल में चल रहे इस खेल को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नहीं चाहिए हमको, ओ भाई दीजिए। क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहा है? कहाँ काउंटर रहता है? दीजिए ना सर। फिर आप वही बात करते हैं। आप देखिए, अच्छा प्रेम भाव बात में फिर गड़बड़ कितना हमको नहीं आना चाहिए? आप नन्हे भाव से बात कर लीजिए। भाई काउंटर पर 500 चाहिए, बोलिए। हमको नहीं चाहिए, हमको ओ भाई दीजिए। और खबर गोपालगंज से, जहां प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर से आभूषण चोरी मामले में जेल में बंद एक आरोपी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उसके पैर से लगातार खून का रिसाव हो रहा है, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। 17 दिसंबर की रात मंदिर में चोरी हुई थी। चोरी के बाद पुलिस मुठभेड़ में पूर्वी चंपारण निवासी बताया जा रहा है कि इंजमामुल को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर संवाददाता गोविंद कुमार की इस रिपोर्ट को आप देखिए। गोपालगंज के थावे मंदिर में हुए चोरी कांड के मामले में गिरफ्तार इंजमामुल की जेल में अचानक हालत बिगड़ गई है और उसे अब इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। बीते 17 दिसंबर की रात में थावे दुर्गा मंदिर में चोरी हुई थी और माता के आभूषणों की चोरी के इस मामले में पुलिस इनकाउंटर के दौरान इंजमामुल नाम के पूर्वी चंपारण के रहने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया गया था और गोली लगने के बाद लगातार पैर से रिसाव हो रहा है और हालत बिगड़ रही है। इसके बाद जेल प्रशासन की ओर से इस वक्त इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है और अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में इस घायल अपराधी का इलाज चल रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। किसके निशाने पर है झारखंड की कोर्ट? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक सुनियोजित साजिश के तहत न्याय व्यवस्था और शिक्षा जगत को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 1 महीने में राज्य के कई सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। यह धमकियां मुख्य रूप से ईमेल के जरिए आ रही हैं। अब तक की जांच में ज्यादातर मामलों में ये धमकियां झूठी साबित हुई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में ईमेल बम थ्रेट का साया। रांची, धनबाद और साहिबगंज कोर्ट को धमकी। सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी। बार बार धमकियां, बार बार हड़कंप। बड़ा सवाल, धमकी के पीछे किसकी साजिश? रांची का सिविल कोर्ट गेट के बाहर जुटे वकील, अलर्ट मोड में पुलिस और कोर्ट कैंपस में हर एक जगह की सघनता से ली जा रही तलाशी। ये तस्वीरें हैं रांची सिविल कोर्ट की, जहां कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस के साथ झारखंड जगुआर की बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की सघन जाँच शुरू कर दी गयी। टीम ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये पहली बार नहीं है जब रांची सिविल कोर्ट को इस तरह की धमकी मिली हो। इस
इससे पहले भी कई बार ईमेल के जरिए कोर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी जा चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट के मेल में कोई धमकी भरा मेल आया है, उसी के लेकर के कोर्ट को उड़ाने के संबंधित आया, तो उसी को लेकर के हम लोग BDDS टीम और बैंक एहतियात के तौर पर उसको भी कर रहे हैं, और बाकी उसका मेल ID जो आया है उसका भी सत्यापन की जा रही है। ये कोई इकलौता या पहला मामला नहीं है। धनबाद को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद RPF की डॉग स्क्वाड टीम के साथ धनबाद पुलिस ने धनबाद कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया। कोर्ट परिसर के कोने कोने की तलाशी ली गई। सोशल मीडिया के द्वारा ये जानकारी हम लोग को भी प्राप्त हुआ है कि धनबाद सिविल कोर्ट को फिर से धमकी आया है कि मतलब बम से उड़ाने की अफवाह, और धनबाद सिविल कोर्ट के साथ शायद झारखंड में 1-2 और सिविल कोर्ट का भी चर्चा है कि वहां भी बम से उड़ाने की धमकी आई है। प्रशासन अपने स्तर से हर बार जिस तरह प्रशासन मुस्तैद है, इस बार भी मुस्तैद है। वहीं साहिबगंज सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। साथ ही एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई, लेकिन यहाँ भी पुलिस को कुछ नहीं मिला और ये धमकी भी अफवाह निकली। हमारा इलाका बिल्कुल शांति इलाका, लेकिन इस तरह का धमकी जो लेवल पर बार बार दिया जाता है उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग पढ़े लिखे वकील मजदूर, पढ़े लिखे मजदूर हैं, और इस तरह से होगा तो हम लोग का रोजी रोटी में बाधा होता है। राज्य भर में न्यायिक कामकाज बाधित हो रहा है, छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ये धमकियां अलग अलग नहीं, ये एक कोशिश है। असामाजिक तत्व पूरे झारखंड को अस्थिर करने, न्याय और शिक्षा को ठप करने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस और ATS हर धमकी को गंभीरता से ले रही है, लेकिन बार बार अफवाह निकालने से ये सवाल उठता है कि कौन है ये मास्टरमाइंड। प्रशासन ने अलर्ट बढ़ा दिया है, लोग सतर्क रहें। हम इस सिलसिले पर नजर रखे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश, धनबाद से संजय गुप्ता और साहिबगंज से पवन राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत है। अधिकारियों पर सरकार की सख्ती, समय पर सेवा नहीं देने पर लगेगा फाइन। देखिए, तय समय में कनेक्शन देना जरूरी, और देर होने पर हर दिन 1000 रुपए तक फाइन हो सकता है। बिजली सेवाओं में पारदर्शिता के लिए ये फैसला लिया गया है, तो ये बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत भरी खबर है। अधिकारियों पर सरकार की सख्ती होगी, समय पर सेवा नहीं देने पर अब फाइन भी लगेगा। तय समय में कनेक्शन देना जरूरी होगा, और अगर इसमें देरी हुई तो 1000 रुपए तक का फाइन उनको देना पड़ सकता है। बिजली सेवाओं में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। बिजली उपभोक्ताओं को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्या रिश्तेदारों पर भरोसा करना अब खतरनाक हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी रांची में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। रातों में 13 साल की मासूम नंदनी की पहले क्रूरता से हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए दाह संस्कार भी करा दिया गया। इस मामले में पुलिस ने बच्ची के फूफा और फुफेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजधानी में रिश्ते का कत्ल, मासूम के साथ इतनी क्रूरता, बच्ची की हत्या, रिश्तेदार बने गुनहगार, रूह कपा देने वाली हत्या की कहानी। आरोपी गिरफ्तार, अब खुलेंगे सारे राज। जब अपने ही अपनों के जान के दुश्मन बन जाएं तो तस्वीरें ऐसी ही होती हैं। 13 साल की मासूम की हत्या और फिर सबूत मिटाने की साजिश, दिल को झकझोर देने वाला मामला रांची के रातू का है, जहां रिश्तेदारों ने ही बच्ची की हत्या की, फिर गया जी में जाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। जब पूरी घटना का खुलासा हुआ तो लोगों के होश उड़ गए। फिलहाल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक डॉक्टर को भी आरोपी बनाया गया, क्योंकि हत्या के बाद डॉक्टर ने ही शव को ठिकाने लगाने का सुझाव परिवार को दिया था। एम्बुलेंस ले गया था ड्राइवर, वो मिल गया है और उसने अपने बयान में भी बताया है कि वही ले गया था बॉडी। उसका भी बयान हम लोग मैजिस्ट्रेट के सामने करवाएंगे। और जो एम्बुलेंस यहाँ रातू से गया था, तो उसके भी सारे CCTV फुटेज टोल प्लाजा पे हम लोग को प्राप्त हुए हैं।
दरअसल इस घटना को अंजाम देने वाला सुबोध पाठक और राहुल पाठक है, जो बच्ची को 8 साल पहले अपने घर लेकर आया था। लेकिन ये बात सुबोध पाठक के बेटे राहुल पाठक को नागवार गुजर रही थी। राहुल को नंदिनी खटकती थी, क्योंकि उसे आशंका थी कि कहीं उसके पिता इस बच्ची को अपनी संपत्ति में हिस्सा न दे दें। काफ़ी लड़ाई होती थी राहुल पाठक और उस बच्ची में, तो उस दिन भी दोनों में झड़प हुई और राहुल पाठक ने उसके साथ मारपीट करके उसका गला दबा दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। 13 मार्च 2026 ये वही तारीख है जिस दिन रांची के रातू थाना क्षेत्र की मासूम नंदिनी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। चंचल स्वभाव की नंदिनी गांव में सभी की चहेती थी। ऐसे में उसका अचानक से गायब हो जाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। कई दिनों तक जब बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तो ग्रामीणों का शक उसके ही रिश्तेदारों पर गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने सभी को गुमराह करने की कोशिश की। शक गहराने पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें ये बात सामने आई कि नंदिनी की हत्या कर दी गई है और फिर सबूत मिटाने के लिए उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया। और मारपीट तो हम लोग का सामने करता था, समझे ना। हम लोग बोलबो करते थे, कहा ऐसा मारते हैं जी, छोड़ दीजिए ना, ये बहुत थर है ना, सुधरेगी, ऐसे वैसे बोलती थी। वही लास्ट दिन था, उसको दोपहर में भी बहुत मारा गया था। उसका राहुल वही अक्षय वही बहुत मारता था, इतना गंदी तरह से मारता था ना सर। उसका मेन पार्ट में वो गाड़ी है, वहाँ पर ऑटो में बैठ के दिन इतना रो रो के बता रही थी ना, हम लोग को बहुत गंदा लग रहा था। नंदिनी की हत्या सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। सवाल है कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? आखिर एक मासूम के साथ इतनी बेरहमी क्यों? और क्या रिश्तों का भरोसा अब इतना कमजोर हो गया है कि अपने ही खून के लोग जान के दुश्मन बन जाएं? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की, जहां HIV पॉजिटिव मरीज का ऑपरेशन सामान्य तरीके से कर देने के बाद अब विवाद बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ्स को HIV संक्रमण होने का डर सता रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है HIV का, आप देखिए इस रिपोर्ट में। रिम्स के डॉक्टरों में HIV का खतरा, मरीज ने अपनी HIV रिपोर्ट छिपाई, डॉक्टरों को किया गया गुमराह, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को सता रहा है डर। क्या अस्पताल में HIV रिपोर्ट छिपाना सिर्फ लापरवाही है या दूसरों की जान से खिलवाड़ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रांची का रिम्स, यहाँ बड़ी बीमारियों के सफल इलाज और ऑपरेशन होते हैं तो बहुत बड़ी गलतियां भी सामने आती हैं। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके चलते डॉक्टर ही डरे हुए हैं। दरअसल रिम्स में HIV संक्रमित मरीज का ऑपरेशन किया गया। खास बात ये नहीं है कि HIV संक्रमित मरीज का ऑपरेशन किया गया, बल्कि हैरत इस बात से हुई कि ये नॉर्मल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों को ये पता ही नहीं था कि मरीज HIV संक्रमित है। इस पूरे मामले को लेकर अब रिम्स ने सफाई दी है। खतरे तो हैं ही, वो लोग टेंशन में हैं ही ना। और इसके दो डॉक्टर के अलावा भी मेडिकल स्टाफ कोई है जिसको? हाँ, जो नर्सेस वहाँ पे थी, जो और उसके बाद उसी टेबल पे जो और पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, वो सब खतरे में, क्योंकि फ्यूमिगेशन तो हुआ नहीं था। अगर उस हम लोग को पहले पता रहता तो हम लोग HIV OT में सारा प्रिकॉशन लेके करते। रिम्स की सुप्रिंटेंडेंट हिरेन बुरवा का मानना है कि मरीज ने जानबूझकर रिपोर्ट छिपाई थी। यही नहीं, गलत रिपोर्ट देने का भी दावा किया है। वो इलाजरत थी, अगर इलाजरत थी तो कहाँ से इलाजरत थी, उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो हमारे काउंसलर है उनसे बात करने के लिए। रिम्स के ART सेंटर में उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जांच जो भी है वो सही हुआ है, वो सितंबर का जांच हो या दिसंबर का जांच हो, उसमें कहीं पर कोई कोताही नहीं बरती गई है। और जहां तक सदर अस्पताल के इग्नोरेंस का जो बात उठ रही है, ये सरासर गलत बात है। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। रिम्स में ऑपरेशन के लिए HIV पॉजिटिव मरीज को लाया गया था, लेकिन उसे HIV नेगेटिव समझकर ऑपरेशन कर दिया गया। मरीज को अपने संक्रमित होने की जानकारी थी। सदर अस्पताल से इसे लेकर रिपोर्ट आई थी, लेकिन मरीज ने इसे छिपा लिया। ऑपरेशन के बाद जब उसके संक्रमित होने का खुलासा हुआ तो ऑपरेशन करने वाले जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सदमे में है। संक्रमण का डर सता रहा है।
वे बचने के लिए दवा खाने को मजबूर हैं। रिम्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम जांच करा रहे हैं, तो वहीं सदर अस्पताल ने भी तमाम चीजों पर कहा है कि हमने कहीं त्रुटि नहीं की है, हमने बेहतर से बेहतर इलाज देने का प्रयास किया है। मरीज को हमने यहाँ से रेफर भी नहीं किया था, कुछ विलंब लग रहा था तो मरीज खुद ही रिम्स गए थे। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर मुंगेर से, जहां क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों को ग्राम कचहरी कार्यों से जोड़ने और उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आयोजित हुआ। दरअसल पुलिस उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुंगेर क्षेत्र के 4 जिलों मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक और थानाध्यक्षों को ग्राम कचहरी के क्रियाकलापों में पुलिस की भागीदारी को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में मुंगेर क्षेत्र के 4 जिलों से कुल 70 पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस उप महानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक मुंगेर भी उपस्थित रहे। कार्यशाला आयोजित की गई है चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसको आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 2 गेस्ट स्पीकर भी आए हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो 2 विषयों पर है। एक विषय ये है कि ग्राम कचहरी का क्या फंक्शनिंग है, उसके क्या कार्य अधिकार हैं, क्या कार्य क्षेत्र हैं, और उसमें जो हम लोगों की पुलिस है उसकी क्या भूमिका हो सकती है। दूसरा टॉपिक पॉक्सो और जुवेनाइल एक्ट के बारे में है, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, पुलिस को उसमें क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, किशोरों से संबंधित जो अपराध हैं या ऐसे अपराध जिसमें किशोर शामिल हैं उनके बारे में कौन कौन सी नियम और प्रक्रियाओं का हम लोगों को पालन करना है। इस कार्यशाला में मुंगेर रेंज के 4 जिले के सभी थानाध्यक्ष और पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी हैं। ये कार्यशाला 2 चरणों में आयोजित की जा रही है, जिसमें आधे पदाधिकारी आज शामिल हो रहे हैं और जो शेष आधे बचेंगे वो 8 तारीख को शामिल। मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति बनने के बाद से एलपीजी गैस और पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर असर पड़ा है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के साथ शहर में भी चूल्हे और कोयला का दौर लौटने लग गया है। भागलपुर में बड़े पैमाने पर चूल्हा और कोयला भट्टी का निर्माण किया जा रहा है। घर में खाना बनाने के लिए लोग चूल्हा खरीद रहे हैं, जबकि रेस्टोरेंट के लिए कोयला भट्टी की बिक्री बढ़ गई है। भागलपुर में चूल्हा और कोयले का दौर लौट चुका है और यही कारण है कि भागलपुर के शहरी क्षेत्र में चूल्हे का निर्माण बृहद पैमाने पर किया जा रहा है। खास तौर पर जो कारीगर हैं वो लाल मिट्टी के चूल्हे का निर्माण कर रहे हैं और लोग इस चूल्हे की खरीदारी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ भट्टी भी बनाया जा रहा है और यह भट्टी रेस्टोरेंट में उपयोग किया जा रहा है। वहीं लोग चूल्हे को अपने घर ले जा रहे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति बनी है, तो ऐसे में गैस सिलेंडर के लिए लोगों को मशक्कत करना पड़ रहा है, तो इसी बीच चूल्हे की बिक्री बढ़ गई है। आप लोग कैसे इसे बना रहे हैं? हम लोग अच्छे रीति से बना रहे हैं, ड्राम में बना रहे हैं, बाल्टी में बना रहे हैं, सिर्फ मिट्टी का बना रहे हैं। सभी साइज का घर के लिए यूज के लिए, होटल के यूज के लिए, रेस्टोरेंट के लिए एवं शादी ब्याह में भी इस्तेमाल के लिए अभी इसकी अधिक डिमांड बढ़ गई है। बिक्री हो रही है। बिक्री हो रही है। किस तरह के लोग चूल्हा ज्यादा पसंद कर रहे हैं? अभी तो हर एक तरह के लोगों का मजबूरी हो गया चूल्हा पसंद करना। बेसिकली मीडियम वर्क और हाई वर्क ही इसको ज़्यादा पसंद करता है। खास तौर से वो लोग पसंद करता है जिसको होटल पे निर्भर है। कितने से कितने कीमत का है? 200 रुपया से लेके 20,000 तक की है, छोटे से लेके बड़ी तक की है। आप चूल्हा लेने के लिए पहुँचे हुए हैं? जी सर। क्या कारण है चूल्हा के लिए? हम लोग का तो काम सर शादी ब्याह का है। अभी गैस का इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि शादी कराना भी मुश्किल है। तो सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है सर। 19 केजी तो दे ही नहीं रहे। हम लोग को कमर्शियल चलता था। तो वही चूल्हा लेने आए हैं, तो देख लीजिए रेट भी है इनका, जो भी है। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि भागलपुर के बाजारों में खास तौर पर लाल मिट्टी से चूल्हे का निर्माण किया जा रहा है और ये चूल्हे की बिक्री हाल के दिनों में ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि गैस बुकिंग करने के बाद लोगों को सिलेंडर के लिए 30 से 40 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, तो ऐसे में लोगों की पसंद जो है अब चूल्हा और कोयला बन गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए, ट्रंप की ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी, एक ही रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं, जानकारी लीक करने वालों को सजा मिलेगी। ट्रंप का बयान सामने आया है। हमारे पायलट की जानकारी लीक की गई। ट्रंप ने कहा कि हमारे पायलट को ईरानी पकड़ नहीं सके। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास आज रात 8 बजे तक का समय है। ईरान से बातचीत चल रही है, डील नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा। हम इन लोगों से 47 सालों से निपट रहे हैं।
तो देखिए ट्रंप की धमकी और लगातार ईरान को वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी डेडलाइन खत्म होने की बात उन्होंने कही थी कि उनके प्लांट हम ध्वस्त कर देंगे, और इस बीच ट्रंप का ये कहना है कि हम इन लोगों से 47 सालों से निपट रहे हैं और एक रात में हम ईरान को खत्म कर सकते हैं। अगर डील नहीं हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग का वीडियो जारी। ईरानी पुलिस ने यूएस हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग का दावा किया है। रेस्क्यू अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर पर फायरिंग का यह दावा किया जा रहा है। तो आपको बताते चलें, यहां पर देखिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग का वीडियो जारी हुआ है और दरअसल ईरान के पुलिस ने यूएस हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग का दावा किया है। यानी कि ईरान भी कहीं भी रुकने वाला नहीं लग रहा है।